Well, we have already discussed more or less, we can say plane surface reflection. So many concepts has been discussed. Let us review one by one. कि जरा आप सोच करके देखिए कि अभी जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने डील किए हैं उनमें जो स्टार्टिंग किया था हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात की थी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के उस फ्रीक्वेंसी, उस वेवलेंथ रेंज को हम लोगों ने कंसीडर किया था जो हमारे ऑब्जर्वेशन के काम आता है या देखने के काम आता है, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं 4000 एंगस्ट्रम से 7000 एंगस्ट्रम तक। उसके बाद रिव्यू ऑफ लाइट में ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी डिस्कस किए गए थे, जिसमें हमने आपको परसिस्टेंस ऑफ ह्यूमन आई बताया था, रिजॉल्विंग लिमिट बताया था, मोशन पिक्चर्स में टाइम लिमिट का क्या होता है वो सब भी हमने डिस्कस किया था आपके लिए। उसके बाद हमने आपको बताया था कि किसी के प्लेन मिरर के सामने अगर कोई कैमरा रखते हैं तो किस किस डिस्टेंस पर कैमरा को फोकस करने से कब ऑब्जेक्ट का पिक्चर लेते हैं, कब इमेज का पिक्चर लेते हैं, कब हम लोग ऑब्जेक्ट इमेज दोनों का पिक्चर लेते हैं। उसके बाद हम लोगों ने वेलोसिटी ऑफ इमेज को भी डिस्कस किया, लगभग वो तो बहुत पास की बात है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था फील्ड ऑफ व्यू से रिलेटेड मैकेनिकल कंसेप्ट के भी प्रॉब्लम हम काइनेमेटिक्स भी कनेक्ट करके उसमें आपको दिखाए थे। उसके बाद हम आपको इसके पहले का जो लेक्चर है उसमें पूरा जेईई मेन एडवांस नीट का जो एक लेवल होना चाहिए उस पर हम लोगों ने काम किया हुआ है और अच्छे तरीके से चीज़ों को डिस्कस करके दिखाया है आपको। और मैं आपको बार बार ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी टॉपिक से हमें इरिटेट नहीं होना चाहिए। हमारा ये व्यू होना चाहिए कि हम कितना अधिक से अधिक कंसेप्ट को डिजॉल्व कर सकें, कितने अधिक से अधिक कंसेप्ट को रियलाइज कर सकें, एनालाइज कर सकें, सो दैट कि जितने ब्रॉड होंगे हमारे थॉट्स, जितना एक्सपेंड करेगा हमारा मेमोरी, जितने कॉन्सेप्ट्स इसमें हम लोग स्टोर करेंगे उतना कंफर्टेबल हमारा सब्जेक्ट होता है, उतना कंफर्टेबल हमारे लिए एग्जाम को फेस करना, उसके रिजल्ट तक पहुंचने में काफ़ी आसानी होती है। ये तमाम बातें रोटेशन ऑफ मिरर्स पे भी हमने काम किया, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय टू प्लेन मिरर्स इंक्लाइंड एट सम एंगल थीटा, उसके तो बहुत सारे काम करके हम लोगों ने देखे, ट्रिक भी देखा, उसका रे डायग्राम भी लेकर के देखा हम लोगों ने, और कब उसके इमेज ओवरलैप करते हैं कब, मतलब सो मेनी थिंग्स वी हैव बीन डिस्कस एंड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स आर देयर। उसी लिंक में आज आपको मैं एक ऐसे कंसेप्ट से रूबरू कराने जा रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी टू आस्क द क्वेश्चन ऑन द रनिंग लेक्चर, जिसमें जो आज कंसेप्ट हम लोग डिस्कस करेंगे उस पे, क्योंकि इससे पहले आईआईटी में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स पर बेस्ड जो कंसेप्ट मैं अभी आपको देने वाला हूं, उस कंसेप्ट को मैं जब लिखूंगा तो आप देख ही लेंगे, उस पर क्वेश्चन आ चुका है एंड रिफ्लेक्शन अभी बाकी है। सो देयर इज अ चांस, क्योंकि ये गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आईआईटी नीट में हम जो बता रहे हैं, हम जो क्वेश्चन गेस कर रहे हैं वो आएगा, हम जो कंसेप्ट गेस कर रहे हैं उस पर आएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, कभी कभी सारे कॉन्सेप्ट बताने पर कुछ एक कॉन्सेप्ट होते हैं, अगर कॉन्सेप्ट तो आपका जो है वो सिलेबस का वो ऑलरेडी जितना है वो सब डिलीवर किया जा रहा है, तो अगर और कॉन्सेप्ट के दायरे में तो वो आ ही जाता है। लेकिन एक बार ये एक्सपेरिमेंट मैंने पहले किया था 2013 के जेईई मेन में, मैंने ऑप्टिक्स का ही, मैं वहां जब आऊंगा तो आपके साथ शेयर करूंगा, मैंने उस पर एक कॉन्सेप्ट को मैंने गेस किया था और मैंने कहा था अपने बैचेज में जब मैं काम कर रहा था जहाँ कहीं भी, तो और ये खुदा की मेहरबानी है या ऊपर वाले की कृपा समझिए, उनका आशीर्वाद समझिए कि उस कॉन्सेप्ट को मैंने एक ही बार आज तक पढ़ाया और एक ही बार पढ़ाया, तो उस साल में कहा था कि हो सकता है कि इससे आईआईटी में क्वेश्चन आए
और आया था। ये कहने वाली बात नहीं है, लोगों को बिलीव नहीं होता, पर ये सही है। तो उसी तरह से एक एक्सपेक्टेशन है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड जो मैं आज कंसेप्ट आपको शेयर करने जा रहा हूँ, हो सकता है उस पर क्वेश्चन आए, चूंकि अब तक उस पर आया नहीं है, रिफ्लेक्शन पे आ चुका है और वो लगभग मैं 10-20 बार मैं स्टूडेंट के साथ वो न्यूमेरिकल में कैरी कर चुका हूँ। लेकिन वो देखिए आज क्या है जो कॉन्सेप्ट मैं आज आपको देने जा रहा हूँ। और लास्ट में एक रोटेशन ऑफ मिरर का कुछ जेई मेन या नीट लेवल का एक ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। आज छोटा सा लेक्चर होगा, बहुत ज़्यादा आज आपका टाइम हम नहीं लेंगे, चूंकि ये फाइनल इस प्लेन मिरर में हम लोग जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा रिव्यू में दे करके आपको मैं सेचुरेट कर रहा हूँ एंड एक समरी में मैंने लिया है। सो एक रिव्यू आपको आ जाएगा इससे, और आप जितने भी लेक्चर्स अब तक डील हुए हैं उन सभी लेक्चर्स को प्रॉपरली आप देखेंगे। एकदम हर लाइन में काफी कंटेंट भरे हुए हैं, काफी मटेरियल मैंने डाला हुआ उसमें। सो यू विल बी गेटिंग मच मोर इंटरेस्ट, यू विल बी गेटिंग मच मोर सैचुरेशन whenever you go through the previous all the lectures as well. So हम आपको बता रहे हैं यूनिट वेक्टर, यही एक चीज बाकी रह गई थी बात, इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, ये क्वेश्चन रिफ्लेक्शन में पूछा गया था, ये मैं आपको रिफ्लेक्शन में बता रहा हूं एंड आई होप यू विल ट्राई टू लिसन मी बेस्ट। सो यही है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, आपको इंसिडेंट रे का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दे देगा and you may be asked what is the value of unit vector in the direction of reflected ray, that this should be the question, यही क्वेश्चन होता है। आइए हम इसको करते हैं। let us take an example, let us take the diagram. Suppose this is our plane mirror, this is our plane mirror and whatever this is incident ray, this is incident ray, let me explain it. This is incident ray and suppose this is a vector, this is incident ray, suppose it is a vector। मैं यूनिट वेक्टर के फॉर्म में अभी नहीं ले रहा हूं, मैंने माना कि इंसिडेंट रे को मैंने ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, व्हाटएवर भी आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर या ए आई प्लस बी जे प्लस सी के कुछ भी हो सकता है, वो एक जनरल फॉर्म में मैंने लिया। अब क्या करना है, इस पर एक नॉर्मल डाल देते हैं और नॉर्मल को मैं एन से इंडिकेट करता हूं। सपोज दिस इज एंगल अल्फा, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। Obviously we will be having the angle alpha like angle of reflection. So angle alpha like angle of reflection and this is reflected ray, suppose this is B vector and we are knowing this concept, if we want then we can have unit vector in the direction of reflected ray, we can have unit vector in the direction of incident ray and we have n vector unit vector in the direction of normal। यहां पर आप कह दीजिए ये प्लेन मिरर है हमारा mn, सपोज दिस इज आवर प्लेन मिरर, दिस इज आवर प्लेन मिरर, दिस इज इंसिडेंट एंगल, रिफ्लेक्शन एंगल, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे। नाउ we have to find the value of क्वेश्चन है हमारा कि फ्रॉम द डायग्राम एकदम रिलैक्स होकर के मैं आपको सिखा रहा हूं एंड आई थिंक यू ऑल विल बी क्लियर। डायग्राम फाइंड बी कैप, फाइंड बी कैप, हमें इसकी वैल्यू लानी है।
क्वेश्चन तो अब अपने सामने आ चुका, बट हाउ टू प्रोसीड, हम क्या करें, हमें क्या करना है, आइए देखते हैं इसको। सॉल्यूशन कैसे इसको हम लोग अचीव करें, कैसे हम लोग इसको गेन करें, आइए देखते हैं। आप हमें बताओ कि इफ ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर को ही मैं आगे ले जाऊंगा, इफ ए वेक्टर इज along this direction then minus a will be along this direction. आइए v, यहां पर मैं ये मत पूछना है कि मुझे ऐसा क्यों, ये प्रोसेस है। v at first find what b cap minus a cap मॉडुलस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये सबसे पहले हम निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक बात तो क्लियर है ना कि अगर v एक यूनिट वेक्टर है तो क्या होगा, यहां पर मैं लिखता हूं ऑल्सो, समझना है मॉडुलस ऑफ b कैप एंड इक्वल टू 1 होगा, modulus of a cap will also be equal to 1. No problem, unit vector है in the direction of a vector, a cap is the unit vector in the direction of a vector, b cap is the unit vector in the direction of b vector, and n cap is the unit vector in the direction of normal. लिख देता हूं मैं here a cap ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, बी कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, एन कैप ये है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल। जो नॉर्मल हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे डाला हुआ है उसके डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर लिया हुआ, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन कैप, नो डाउट, एंड वी ऑल आर क्लियर। अब अगर ये डाटा अपने पास में अवेलेबल है तो अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू लाते हैं, और इस वैल्यू को लाने के लिए देखिए बी वेक्टर और में ए वेक्टर को माइनस किया गया, मतलब बी वेक्टर में माइनस ए यूनिट वेक्टर, बी कैप में माइनस ए कैप को ऐड किया गया है। इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, और इसकी तो खैर जरूरत है, मैं फिर से बना सकता हूं, लेकिन रहने दीजिए, मैं इधर साइड में काम कर लेता हूं, इसको मैं और इरेज कर देता हूं। लेट अस ट्राई टू लिसन मी, लिखते हैं और मॉडुलस ऑफ बी कैप माइनस ए कैप। जरा सा आपको मैं ये सिखाना चाहूंगा यहाँ पे कि अगर अपने पास, ये ध्यान देंगे थोड़ा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। Now it is n cap, it is b cap, and it is minus a cap. If a cap is direction में, minus a cap will be opposite to it, and b cap plus minus a cap, इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है। अब मैं, ये एंगल अपने पास अल्फा है, ये भी एंगल अल्फा है, तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा। अब चूंकि इसका वैल्यू 1 है, इसका भी वैल्यू 1 है, तो मैं इधर लिख सकता हूं 1 इंटू साइन अल्फा, इधर 1 इंटू साइन अल्फा। ये सब हम लोगों के लिए काफी इजी चीज है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, एंड इधर कितना हो जाएंगे 2 cos अल्फा। इज इट क्लियर? 1 cos अल्फा इसका कंपोनेंट एंड 1 cos अल्फा इसका कंपोनेंट, बिकॉज b का वैल्यू 1 है, a का वैल्यू भी 1 है, although it is minus a, but its magnitude will be once again 1.
सो यूनिट वेक्टर होने की वजह से ये 1 cos alpha plus 1 cos alpha 2 cos alpha will be the resultant and it will be along the normal, दूसरे किसी भी पोजीशन पे नहीं हो सकता बिकॉज ये दोनों एंगल अगर इक्वल हैं ऑब्वियसली जो रिजल्टेंट होगा वो नॉर्मल के ही अलोंग होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। सो अब हमें यहाँ एक चीज देखना है कि इसलिए अपने पास मॉडुलस ऑफ बी कैप माइनस ए कैप इक्वल टू आ गया 2 cos अल्फा। अगर मैं मॉडुलस का साइन हटाऊं तो क्या होगा ये देखते हैं, और बी कैप माइनस ए कैप इक्वल टू 2 cos अल्फा, और इसके साथ क्या होगा, अब वेक्टर सिंबल जो मैग्नीट्यूड के साथ लगना चाहिए n कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, वो इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि अब ये वेक्टर के फॉर्म में आ गया। दिस विल बी द वैल्यू। ऑब्वियसली आपको यहां से रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा कि बी कैप इक्वल टू तब हो जाएगा ए कैप और प्लस 2 cos अल्फा इंटू एन कैप। अब हम लोगों का ऐसे तो आप कह सकते हैं कि ये भी आपका वैल्यू है, लेकिन और जगह इसको प्यूरिफाई करते हैं और जगह ओपन करते हैं, cos अल्फा को हटाने का उपाय लगाते हैं। कहते हैं अगेन कैसे हटेगा cos अल्फा, 1 मिनट में हट जाएगा। यू प्लीज सी हियर दिस वेक्टर और इसके बीच हम क्या करते हैं, बिकॉज whenever we are asked to find the angle between two vectors we go through the dot product concept, and dot product between minus a vector and n cap vector क्या होता है आइए हम आपको दिखाते हैं। अगेन माइनस ए कैप डॉट एन कैप, थोड़ा सा बोर्ड लिखता हूं, माइनस ए कैप डॉट एन कैप इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा, एंड दोनों के बीच का एंगल cos अल्फा है, सो cos अल्फा विल बी रिटेन हियर। और यहां से आप देख सकते हैं cos अल्फा की वैल्यू जो अपने पास आई है वो आई है माइनस ए कैप डॉट एन कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ cos अल्फा। कुछ नहीं करने की जरूरत है, आप सिर्फ cos अल्फा के इस वैल्यू को लाकर यहां रख दीजिए एंड डेट ताली एकदम आपको रिजल्ट आ गया रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर का। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, कीजिए, कर सकते नहीं है बल्कि करना चाहिए। एंड लेट मी राइट द फाइनल रिजल्ट। इसलिए बी कैप इक्वल टू ए कैप माइनस, यहां अब ये प्लस नहीं रहेगा, ये वाला माइनस यहां आ जाएगा, माइनस 2 इंटू ये वैल्यू मैं लिख रहा हूं ए कैप डॉट एन कैप इंटू ये वाला एन कैप यहां पर आ जाएगा। और आपको अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, यही है आपको रिफ्लेक्टेड रे के डायरेक्शन में ये यूनिट वेक्टर का वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और अब आइए इस पर एक दो सवाल बना करके देखते हैं, देखिए कितना मजा आता है। कीजिए वो कंसेप्ट, ये भी आपको देख करके समझ में आएगा। करते रहो, कॉपी कीजिए आप। एंड आई थिंक आपने इस मेलोडियस कंसेप्ट को सीखा होगा, समझ लिया होगा, जान लिया होगा। और जब एक बार ये चीजें हमारे पास आ जाती है तो अब हम आइए देखते हैं
कि इसको सवाल पर कैसे हम लोग यूज करें, हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑन प्रॉब्लम्स एंड हाउ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। जैसे सपोज कीजिए हमारे को एक क्वेश्चन दे दिया गया, नाउ लेट अस डिस्कस अ क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, a light ray is incident, a light ray a vector equal to 2i vector minus 4j vector minus 10k vector is incident on a plane mirror, incident on a plane mirror, this is the question। और ये सब चीजें सिर्फ जानने भर के लिए परेशानी की बात होती है। आपके पास जब फॉर्मूला है, आपके पास जब ट्रिक है, तो यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम विद इन 30 सेकेंड्स। आप देखो मैं 30 सेकेंड में घड़ी के टाइम से करके दिखाता हूं। इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of reflected ray, in the direction of reflected ray, this is the question। कितने एंगल पर आया है ये भी बात इंडिकेट किया हुआ नहीं है, एंड आपको इस फॉर्मूला को देख करके ये समझ में भी आता होगा कि ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि इसका कितना होगा, मामला आपको सब कुछ समझ में यहाँ से आ जाएगा। हालांकि यहाँ ए कैप और एन कैप के बीच आप देख रहे हैं, लेकिन चूंकि वेक्टर हमारा 3 डायमेंशनल में दिया हुआ है, इसीलिए नो प्रॉब्लम। आइए देखिए 1 सेकंड में कैसे सॉल्यूशन होगा। आप देखो इसको, तो जरा सा चीजें तैयार करते हैं। सपोज कीजिए कि ये इसके लिए हमारे पास जो चीजें हैं वो इस तरह से हैं। मान लो कि हमने ये है, ये हो गया, यहाँ इसको मैंने y एक्सिस लिया, इसको मैंने ये सपोज करते हैं कि जो प्लेन मिरर है वो x एक्सिस के अलोंग है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, एंड इस डायरेक्शन में अपना क्या है, n कैप है। नो डाउट व्हाटएवर बी द एंगल अल्फा, अल्फा इज, सो वी आर आस्क्ड टू वैल्यू ऑफ b कैप, हियर इज द, एंड दिस इज a वेक्टर। यही a वेक्टर की वैल्यू दी हुई है अपने को, है ना। आप ये समझो y एक्सिस ऊपर जा रहा है, तो अगर ए वेक्टर ऐसा होगा तो y कंपोनेंट नेगेटिव आएगा और z कंपोनेंट भी नेगेटिव आएगा, क्लियर है। एंड ये 2i पॉजिटिव होगा, तो इसका x कंपोनेंट लेंगे इधर जाएगा तो पॉजिटिव x में गया हुआ होगा, तो सब कुछ ऑलरेडी सेटल्ड है। आपको इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये ऑलरेडी मतलब अरेंज करके दिया हुआ वैल्यू है। अब आप ये देखो कि a कैप और n कैप का वैल्यू कितना है, जो भी हो n कैप को हम j वेक्टर लिख सकते हैं। आर यू क्लियर? बिकॉज अलोंग y एक्सिस है, दिस इज अलोंग x एक्सिस, और z एक्सिस तो कहीं ना कहीं है ही, z एक्सिस आपको कहीं ना कहीं है। चलिए यहाँ इधर k की तरफ है, कुछ भी जो भी है। सो आपके पास ये वैल्यू आ गया। अब क्या करना है, a कैप और n कैप लाना है। सबसे पहले a वेक्टर को का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर लाना है हमको। तो कैसे लाएंगे, डू यू नो दिस कांसेप्ट, कि किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हम लोग कैसे लाते हैं। तो फार्मूला अपन के पास है, उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, एंड वी विल बी गेटिंग द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट गिवन वेक्टर। सो इसको मैं अब इरेज कर दूं, इसकी अब मुझे कोई जरूरत नहीं है। सो अब अगर इसकी कोई जरूरत नहीं है तो क्या करूं मैं, ऑल्सो थोड़ा मैं आराम से थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं कि आपको लाइन बाय लाइन लेक्चर को सीखते हुए, लेक्चर को देखते हुए ही कंसेप्ट आपको याद हो जाए, मैं वही कोशिश कर रहा हूं। ए वेक्टर का वैल्यू अपन के पास है 2i माइनस 4j, दिस इज द वैल्यू ऑफ a vector minus 4j minus 10k, this is the value of
वेक्टर ए, इसलिए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए कैप? ए कैप विल बी ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर। हम लोग सभी जानते हैं इस फॉर्मूला को, ये हमारे स्टार्टिंग की बात है। सो वी राइट नाउ 2i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर माइनस 10k वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट अंडर i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 4 का 16 प्लस माइनस 10 का 120. So this is 2i vector minus 4j vector minus 10k vector divided by root under 120. अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकाल दीजिए। इसलिए वन लाइन आंसर बी कैप इक्वल टू, आपका फॉर्मूला बोल रहा है, कहाँ बोल रहा था फॉर्मूला? फॉर्मूला को आपने गायब कर दिया। फॉर्मूला था आपका ए कैप माइनस 2 इंटू, फॉर्मूला याद होना चाहिए तब जाकर काम करने में मजा आता है, इंटू एन कैप, यही फॉर्मूला था अपना। सो वी शुड राइट नाउ ए कैप की वैल्यू 2i वेक्टर माइनस 4j वेक्टर माइनस 10k वेक्टर डिवाइडेड बाय रूट अंडर 120 माइनस 2, बड़ी ब्रैकेट ले लेते हैं, ध्यान देना है। दिस इज द ए कैप 2i माइनस 4j माइनस 10k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 120 डॉट j वेक्टर और इनटू वंस अगेन j वेक्टर, बिकॉज एन कैप जो है वो हमारा y के डायरेक्शन में है, यूनिट वेक्टर है, तो उसको हम लोग j कैप के फॉर्म में लिख सकते हूं। सो व्हाट विल बी द हियर j डॉट j ही आपका सेफ रहेगा, बाकी ये सभी गायब हो जाएंगे। सो वी विल बी हैविंग माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बाय रूट अंडर 120, j डॉट j 1 हो जाता और ये j सेफ रहेगा आपका। और अगर आपने इसको कर लिया है कॉपी तो मैं इसे इरेज कर सकता हूं। If I am advised by you, then I can erase it. So this is b cap equal to what is the result now? See here 2i minus 4j minus 10k divided by root under 120 माइनस, यहाँ थोड़ा स्पेस की कमी आ रही है अपन के पास, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, वहां पर आएगा नहीं, हाँ आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। थोड़ा एनालाइज कर देता हूँ मैं यहीं पे, ये टर्म खत्म हो जाएगा, ये टर्म भी खत्म होगा, सिर्फ ये बचेगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 2 8 बाय रूट अंडर 120, 8 बाय रूट अंडर 120 और इसके साथ j लग जाएंगे। सो 8 यहाँ 4 यहाँ, कितना हो जाएगा 2i प्लस 4j माइनस 10k डिवाइडेड बाय रूट अंडर 120। क्या बात है, दिस इज द वैल्यू, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो वो भी चीज हम लोगों ने अभी देख लिया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन उतना मतलब क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्टिंग कंसेप्ट तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन तो इस पर आया। सो ये सब कुछ हो गया है, तो थोड़ी सी एक बात मैं आपको डेविएशन की करता हूँ, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ट्रिक में देने का मन बनाया हूँ। ऐसे एंगल ऑफ डेविएशन पहले डिस्कस हमने कर दिया हुआ है, लेकिन आज अचानक से क्या हुआ, मेरे मन में बात आई कि थोड़ा और काम कर देते हैं।
बच्चों को थोड़ा और फायदा हो जाए। एंड टुडे द प्लेन मिरर रिफ्लेक्शन विल फिनिश, मैं इसको फिनिश करता हूँ आज, और इसके बाद हम लोग स्फेरिकल सरफेस पर काम करेंगे। सो ये आप समझिए कि एडिशनल कॉन्सेप्ट के रूप में हम इसको ले रहे हैं। दिस इज ए एडिशनल डिस्कशन ऑन डेविएशन। पहले हो चुका है, इसमें कोई खास बात नहीं था, और वो सिंगल मिरर की बात थी, और ये मैं थोड़ा सा डबल मिरर पे लेकर के आपको दे रहा हूँ कि दो मिरर अगर इंक्लाइंड हो समथिंग एंगल पर, तो उससे जब हमें डेविएशन कैलकुलेट करने की कहा जाए, मतलब डबल डिफ्लेक्शन पर। इससे पहले सिंगल डिफ्लेक्शन में हमने देखा था, और इसीलिए सिंगल डिफ्लेक्शन में हमने बिल्कुल ये आपको बातें सिखाई हुई थी, और आपको पता भी है कि दिस इज द प्लेन मिरर and this is incident ray and this is normal, whatever, this is normal and this is reflected ray। और ये जनरली हम लोग ये मानते हैं कि अगर ये मिरर नहीं होता, दिस इज एंगल I, दिस इज एंगल R and this also equal to, and this is the direction of propagation of incident ray। अगर ये मिरर नहीं होता, किधर जाता, ये ऐसे जाता, इतना से शिफ्ट किया, दिस इज डेविएशन। और हम लोगों ने देखा होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। वी हैव डेल्टा इक्वल टू पाई माइनस 2i। ये बात हम पहले देख चुके हैं, और हम साथ में ये भी आप समझिए कि अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूँ आपको, जब बात लिखने से थोड़ी आ गई है तो उसका और मजा कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि अगर ये इस एक्सिस पर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को लूँ और इस एक्सिस पर मैं डेविएशन को काउंट करूँ, तो इसके बीच का जो मतलब अगर रिलेशन आप देखें तो ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन है, y इक्वल टू mx प्लस c जैसा इसका इक्वेशन है। इसका स्लोप नेगेटिव है एंड y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस, सो ग्राफ विल बी लाइक दिस। अब ये बात अभी यहाँ पूछने की नहीं है कि ये ग्राफ ऐसा कैसे हो गया। सो दिस इज द इक्वेशन डेल्टा इक्वल टू माइनस 2i प्लस पाई, दिस इज वैल्यू पाई, y इंटरसेप्ट। क्लियर है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। आप ये देखो कि इस इक्वेशन में अगर मैं i के वैल्यू को 0 करूं तो डेविएशन का वैल्यू कितना होगा, पाई होगा। i का वैल्यू 0 होने का मतलब क्या हो गया, डेविएशन का वैल्यू पाई हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर मैं i के वैल्यू को 0 करूं तो डेविएशन का वैल्यू पाई होने का मतलब क्या हुआ कि लाइट जो है i का वैल्यू 0 होने का मतलब है कि नॉर्मल इंसिडेंस होगा। ये सब देख के सब पता है हम लोगों को, लाइट जो प्लेन मिरर में पाथ रिट्रेस करता है कब, जब वो नॉर्मल इंसिडेंस होता है। तो इफ i इक्वल टू 0 देन वी हैव क्लियर डेल्टा इक्वल टू पाई। मतलब क्या हुआ, नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस और पाथ क्या होता है, इसलिए हम लोगों ने देखा हुआ है। यही चीज को मैथमेटिकली देख लो आप, ऐसे गया और ऐसे, मतलब 180 डिग्री से वो रिटर्न ले लिया, और इसीलिए डेल्टा की वैल्यू क्या हो गई, पाई हो गई, रिट्रेसिंग। अगर मान लो i का वैल्यू हम मैक्सिमम करें तो कहां तक मैक्सिमम कर सकते हैं i की वैल्यू को, एंगल ऑफ इंसिडेंस कैन बी only up to 90 degree, not more than this much, and for i maximum, for इसमें i कितना हो जाएगा, 0,
I maximum that is equal to 90 degree or pi by 2, if we do so, then what will happen? Then आप बता दीजिए कि हमारे पास डेल्टा कितना आता है। अगर मैं इस इक्वेशन में, where is the equation? If I equal to pi by 2, then delta equal to 0. मतलब क्या हुआ? लाइट अगर ऐसे आया तो वो इसके ऐसे आया तो लाइट ऐसे निकल गया, यानी ये ग्रेजिंग इंसिडेंस को शो करता है। ग्रेजिंग इंसिडेंस में लाइट डेविएट नहीं करता, जिसके अलोंग पैरेलल ऑफ टू द प्लेन मिरर आता है और निकल जाता है। ये तो बात थी जो मेरे मन में आई, मैंने बता दी। एंड वी हैव जस्ट कनेक्टेड द एंगल ऑफ डेविएशन विथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, और वहां से हम आपको ये बात समझा लिए। सिखाने में हम अपने को सफल मानते हैं कि अगर ऐसा है तो मैथमेटिकली हम लोगों ने इसको देखा कि लाइट नॉर्मल इंसिडेंस में रिप्लेस करता है एंगल ऑफ डेविएशन, तब उस समय में 180 डिग्री यानी पाई रेडियन की हो जाती है। और जब हमें मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे लाइट को इंसिडेंट करना होता है तो वो 90 डिग्री होता है, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू द ग्रेजिंग इंसिडेंस। ओके, नोट डाउन प्लीज। सो सिंगल रिफ्लेक्शन में आपने डेविएशन देखा। आइए हम आपको डबल मिरर से इस चीज को सिखाने की कोशिश करते हैं। मजा आएगा, बस थोड़े से टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं आपको, और आपको मैं 2-3 बातें में बताऊंगा। एक ट्रिक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग चलिए। डेविएशन फ्रॉम डबल मिरर, फ्रॉम डबल प्लेन मिरर। हर चीज को अपनी जगह पे अपने तरीके से, सब एडिशनल सिलेबस है। प्लेन मिरर, सपोज कीजिए कि ये एक प्लेन मिरर है, दिस इज द प्लेन मिरर एंड दिस इज द प्लेन मिरर नंबर 2, दिस इज M1 एंड दिस इज M2। मैं पहले एक जनरल फॉर्मूला देता हूँ, आपको सब कुछ समझा दूंगा, बस थोड़े से दिमाग लगाने के बाद। सपोज कीजिए कि ये एंगल क्या है, यहाँ पे मैं इसको मान लेता हूँ थीटा मान लेता हूँ, चलो ठीक है थीटा मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और एक लाइट रे इस पर मैंने इंसिडेंट किया, ये नॉर्मल है, इस नॉर्मल से मैंने इसे अल्फा एंगल पर लिया, ऑब्वियसली ये इसी एंगल पर जाएगा। ये तो रूल है इसका, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। द लाइट रे विल डिफ्लेक्ट एट द सेम एंगल, दिस इज नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्शन विल बी, एंड वंस अगेन नॉर्मल इज हियर एंड द सिचुएशन। और इसमें किसी से पूछने की बात नहीं है, ये देखना है कि जब कभी भी डबल रिफ्लेक्शन से हम लोग डेविएशन कैलकुलेट करते हैं तो ओवरऑल रिजल्टेंट जो हमारा होता है वो साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं आप। तो ये देखना है किस कंडीशन में इसका क्लॉकवाइज डेविएशन होता है, किस कंडीशन में एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो वो सब कुछ अभी हम लोग देखेंगे। अगर ये एंगल अल्फा है तो ऑब्वियसली ये भी एंगल क्या होगा, अल्फा होगा। इसको हमने अगर बीटा माना तो ये भी क्या होगा, बीटा होगा। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ से लाइट रे अगर ये मिरर नहीं होता इधर आता, यहाँ से ये ऐसे गया है तो ये डेविएशन डेल्टा 1 है, ऑब्वियसली ये किधर गया, क्लॉकवाइज। यहाँ के बाद आप देखिए कि ये इधर जाना चाहिए था इनको, अगर ये मिरर नहीं होता, लेकिन यहाँ से ये इधर टर्न लिया है कितने से, डेल्टा 2 से, तो ये भी इसका क्लॉकवाइज ही है। इसीलिए कोई घबराने की बात, और किसी में भी घबराने का, अगर दूसरा रिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, सबकी व्यवस्था है। अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो उसका हम लोग रिजल्टेंट प्लस या माइनस में लेंगे, मॉडुलस वैल्यू वही रहती है, लेकिन वो घटेंगे। अगर एक ही सेंस में रहे, दोनों
डेविएशन ऐड होगा, तो नेट डेविएशन कितना होगा बताइए। इसीलिए डेल्टा नेट जो होगा वो डेल्टा 1 CW प्लस डेल्टा 2 ये भी CW है। आप देख सकते हैं ये ऐसे टर्म किया है, ऐसे टर्म किया है, ये भी ऐसे टर्म किया है, मतलब क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज है। अब आपको देखने से यहां पर पता चल जाएगा डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो जाएगी पाई माइनस 2 अल्फा प्लस पाई माइनस 2 बीटा, और टोटल अपॉन का क्या है, क्लॉकवाइज है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, जो रिजल्ट है वो है, वी कांट से एनीथिंग। अब आपको यहां देखना है थोड़ा सा ये एंगल कितना होगा। अगर मैं ये डेल्टा 1 को मैं यहां लिखता हूं ओवरऑल, और इसको मैं इस एंगल को मैं कितना लिखूं, टोटल यहां से लेके यहां तक 90, और ये एंगल कितना होगा 90 माइनस अल्फा, इसको मैं ओ ए और बी लिख रहा हूं। तो अब आप देख सकते हैं इन द ट्रायंगल ओ ए बी, बहुत बढ़िया चीज है, आप ध्यान से देखने का है। ओ ए बी में ये ट्रायंगल में अब ये एंगल कितना होगा आप बता दें हमें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, दिस इज 90 माइनस बीटा, दिस इज 90 माइनस बीटा। इज इट क्लियर और नॉट? सो अगर ये क्लियर है तो आप हमें बता दीजिए ये एंगल थीटा प्लस इसका वैल्यू कितना होगा 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, दिस विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एम आई राइट और रॉन्ग? ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। आप देख सकते हैं ये 90 और ये 180 मर गया दोनों एक दूसरे से, एंड थीटा माइनस अल्फा प्लस बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। सो ऑब्वियसली थीटा की जो वैल्यू हो गई वो अल्फा प्लस बीटा हुई या नहीं? अब थीटा अल्फा बीटा के बीच जब हमारे पास रिलेशन आ चुका है तो डेल्टा नेट में आइए इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं, इसको पूरा ओपन करते हैं। तो व्हाट वी विल गेट, लेट अस सी नाउ। Here is the M2 मिरर here, then इसीलिए क्या होगा डेल्टा नेट इक्वल टू, कंटेंट पे ध्यान दो, बी सीरियस, कभी घबराओ नहीं, पेशेंस के साथ, हिम्मत के साथ। डेल्टा नेट इक्वल टू आइए पाई प्लस पाई 360, या वी कैन से 2 पाई माइनस 2 into alpha plus beta. So delta net equal to delta net equal to 2 pi minus 2 alpha plus beta is what? Theta, 2 theta. So net deviation आप देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा या सेकंड डिफ्लेक्शन से एंगल ऑफ इंसिडेंस बीटा दोनों से क्या है इंडिपेंडेंट है। आपको ये वैल्यू आया है CW, ये वैल्यू आया है CW। सो मैं आपको क्या कहूँ, यहाँ आप खुद देखिए, एक रे ऐसे और दूसरा रे ऐसे गया है, तो इसका मैं एक सीन दिखाता हूँ आपको सब समझ में आएगा। एक रे ज्योमेट्री देखिए, आपको एक रे ऐसे आया और दूसरा रे यहां से गया, इसका ऐसे टेल से टेल को मिला दीजिए, ये ऐसे गया, ऐसे गया ना, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया। अब आप देखो कि ये जो देख रहे हो ना, यही है
2 पाई माइनस 2 थीटा। किधर? तो क्लॉकवाइज। इंसिडेंट ये है ना, और नेट डेविएशन में ऐसे गया तो ये डेल्टा, ये सी डब्ल्यू, लेकिन ये भी तो डेविएशन हो सकता है। अगर यहां से ऐसे घूमेगा ये तो कितना जाएगा? 2 थीटा से। इसलिए इसके दो आंसर हो सकते हैं, डेल्टा नेट का वैल्यू 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज, और डेल्टा नेट इक्वल टू 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज। अब आप देखिए, ये एक तरह का ट्रिक है, और इसी ट्रिक का यूज करके बिना किसी परेशानी के हम लोग एंगल ऑफ डेविएशन डबल रिफ्लेक्शन में काउंट कर लेते हैं कि अगर हमारे दोनों प्लेन मिरर के बीच का एंगल पता हो, एंड इफ द ट्रिक क्या है, तो इस एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा? 2 थीटा होगा, या 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा। लेकिन किस केस में क्या होगा? डायरेक्ट हमको थीटा है, अगर मान लो इसका ऑप्शन दिया हो तो ये चलेगा, अगर इसका नहीं दिया हुआ तो वो, अगर मान लो इसमें कोई गलती हुई तो बेसिक तो अपने पास है, उसके हिसाब से काम कर लेंगे। सो नो डाउट, फर्स्ट मिरर जिस पर लाइट पहली बार इंसिडेंट हो रही है ना, फर्स्ट, इसीलिए क्या हो गया इसको हम पहला मिरर मानेंगे। जिस पर लाइट रे पहली बार इंसिडेंट हो रही है उसको क्या मानेंगे? फर्स्ट मिरर मानेंगे, यानी इसको हम M1 सोच लेंगे, इसको हम M2 सोच लेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो ये जैसे है, ये मतलब मेंटली सोचेंगे। अगर पहली बार आई हुई है उस पर आप देखिए, उससे डायरेक्ट अपना हाथ को घुमा दीजिए दूसरे मिरर की तरफ, ऑब्वियसली वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसका मतलब है अगर अपन के पास थीटा आया हुआ, ध्यान से सुनना है, जिस प्लेन मिरर पर लाइट पहली बार इंसिडेंट हो रही होगी उस प्लेन मिरर पर हाथ रख करके फिंगर हमारा इंसिडेंट के अपोजिट में जाना चाहिए, मतलब मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट से अवे डायरेक्शन में हमारा राइट हैंड होना चाहिए, और सेकेंड मिरर की तरफ अगर हाथ को हम घुमाएंगे तो अगर वो क्लॉकवाइज दिया तो 2 थीटा क्लॉकवाइज होगा, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज दिया तो 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज होगा, नो डाउट। एंड आपने ज्योमेट्री में भी देखा, ये इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड है, और आपको मैंने प्रॉपरली दिखाया ये 2 पाई माइनस 2 थीटा क्लॉकवाइज में, या इंसिडेंट से डायरेक्ट हम लोग इधर की तरफ गए एंटी क्लॉकवाइज, वो कितना होगा? 2 थीटा। क्लियर है? तो डबल रिफ्लेक्शन में जब कभी भी हमें काम करना होता है, उस काम में हम लोग जो है एकदम 100% हम बिना किसी परेशानी के इस कंसेप्ट का यूज कर सकते हैं। एंड बहुत सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया, प्रैक्टिस ऑफ प्रॉब्लम्स का कोई कमी नहीं है, आपके पास में भी मटेरियल अगर अवेलेबल है तो करेंगे, अदरवाइज मैं थोड़े होमवर्क भी छोड़ दूंगा आपके लिए। एंड डोंट गो फॉर द बोदर ऑफ दैट वन, एंड यू ट्राई टू रिफ्रेश योरसेल्फ, ट्राई टू मैनेज योरसेल्फ, try to prepare yourself, try to ready yourself, and read the concepts of plane mirror very well, and बहुत अच्छे तरीके से हर चीजें बताई गई है। और अब प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको लगभग फाइनल वो हो चुका है। एंड जब नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे, we will start geometrical optics with spherical mirror reflection, then I will discuss spherical mirror में कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, उसके बेसिक्स बताऊंगा मैं आपको, ट्रायक्सियल मिरर क्या होता है, आपको इंसिडेंट रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रिंसिपल एक्सिस, फोकल लेंथ, फोकस, फोकल प्लेन, है ना, फोकस, पोल, एपर्चर, बहुत सारी बातें होती है उसमें अब आपको 12 के लिए बोर्ड लेवल का एक फार्मूला 1/v + 1/u = 1/, that is UV application we will discuss in the next lecture, and goodbye.